पहली बार एक नई तरह का नशा हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे हम बोलते हैं वेप। और वो वेप वर्ड जो आया है VAPE वेप, वो वेप वर्ड आया है वेपर्स से, भाप से। क्यों? क्योंकि आज जो हम सिगरेट्स, ई सिगरेट्स इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, जहां पर एक लिक्विड को एक प्लास्टिक की या एक मेटल की पाइप में डालकर इलेक्ट्रिक सर्किट के जरिए उसको गर्म किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, और उसके जो वेपर्स बनते हैं वो हम इनहेल करने लगते हैं। और वो इनहेल करने से जो उस सब्सटेंस में, उस लिक्विड में केमिकल है निकोटीन, वो निकोटीन हमारे ब्लड में लंग्स के थ्रू मिक्सअप हो जाता है। और उस निकोटीन जब ब्लड की मात्रा में जाता है तो हमारे ब्रेन के ऊपर ऐसा इफेक्ट डालता है जैसे सिगरेट, बीड़ी या सिगार पीने पर होता है। तो ध्यान से सुनना कि वेप क्या है। और वेप के दूसरे नाम है वेपिंग, वेप्स, पेन्स, बोर्ड्स, जुल, ई हुक्का, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स, ई सिग्स, ई सिगारो, इलेक्ट्रॉनिक स्मोक, ग्रीन सिग एंड स्मार्ट स्मोकर। ये अलग अलग नाम है जो वेप ड्रग को या वेप के डिवाइस को पुकारा जाता है जिन नाम से। क्यों रीजंस, क्या रीजंस हैं वो जिसकी वजह से वेप हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुआ? क्या कारण है? इससे पहले तो नहीं था। उसके कारण थे कि जो स्मोकिंग थी, सिगरेट और सिगार और बीड़ी को छुड़वाने के लिए जो निकोटीन का रिप्लेसमेंट निकाला गया वो वेप निकाला गया, कि जिससे पेशेंट को सिगरेट के निकोटीन से बचाने के लिए, सिगरेट के केमिकल से बचाने के लिए इस वेप नाम को इंट्रोड्यूस किया गया, वेप डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन हमारी दुर्गति ऐसी है कि जिस चीज़ को हम नशे के इलाज के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, लोग उसी का नशा करने लग जाते हैं। जैसे शराब के नशे के लिए या मॉर्फिन एडिक्शन के लिए हमारे पास एक ड्रग है ब्यूपरीनॉर्फिन। सुना है ना? ब्यूपरीनॉर्फिन एक ड्रग है जो सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है और उसको सामने बैठकर खिलाया जाता है पेशेंट को। लेकिन कमाल ये है कि लोगों ने उसका भी नशा शुरू कर दिया। अब लोग उसके आदी हो गए। मॉर्फिन एडिक्शन छोड़ी, लेकिन अब वो स्मैक छोड़ी, बुप्रीनॉर्फिन का नशा शुरू कर दिया। तो ठीक ऐसा ही वेप के साथ हो रहा है। तो एक तो स्मोकिंग को छुड़वाने के लिए वेप शुरू किया गया, दूसरा ये बिलीफ लोगों में बढ़ता गया कि स्मोकिंग से कम हार्मफुल इफेक्ट इसका बॉडी पर होता है, इसलिए वेप लेने लगे। चीपर देन सिगरेट होने लगा ये। आजकल तो खैर अलग अलग केमिकल्स के हिसाब से इसका रेट तय होता है, लेकिन सिगरेट वगैरह से सस्ता पड़ता था सिगार से, इसलिए टेस्ट बेटर, इसका टेस्ट अच्छा उन्होंने बना दिया, फ्लेवर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए इसके अंदर। इसके अलावा आप वेप को वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर सिगरेट बीड़ी बैन है। अब जैसे बस में लिखा होता है ना कि अगर बीड़ी पी, सिगरेट पी तो यहाँ पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। अब वहाँ पर ये तो लिखा नहीं होता अभी वेप इस्तेमाल किया तो 500 रुपये का जुर्माना होगा। तो लोगों ने वहाँ पर वेप शुरू कर दिया। क्यूरोसिटी, जैसे किसी चीज़ के बारे में अगर हमें ना पता हो, कोई काम हमने कभी ना किया हो, एडवेंचरस लगता हो वो, तो हमें उसके बारे में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि एक बार हम भी करके देखें। शराब अगर किसी ने नहीं पी, एक बार टेस्ट करके देखते हैं, क्यूरियोसिटी है मन में। सिगरेट नहीं पी तो हम बचपन में होते थे ना, जैसे अगरबत्ती और धूप का धुआं बना के उड़ाने लगते थे पी कर, कि मैं भी सिगरेट पी कर देखता हूँ। तो क्यूरियोसिटी सीन एज मोर एक्सेप्टेबल, क्योंकि सिगरेट तो ऐसा लगता है कि ये नशा कर रहा है, तो वेप को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि चलो वेप ही पी लो, वेप से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेप और सिगरेट बहुत अलग अलग चीज़ है, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस हो गया वेप हमारी सोसाइटी में, जिसमें ना केवल बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स और साथ में रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इवन छोटे बच्चे, वो सब इंक्लूड होते चले गए। चेन वेप की एक दूसरे के साथ जुड़ती चली गई। अब इसके अंदर निकोटीन के अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कंपनियां हमसे छुपाती हैं। ध्यान से सुनना कि वो कौन कौन से केमिकल्स हैं और जो हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं। डाई एसिटाइल फॉर्मेल्डिहाइड, जो मैंने अभी फॉर्मेल्डिहाइड बताया कि इस जो ये मधुमक्खी घूम रही थी इसके डंक में फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल है, जिससे लंग डिजीज़ और कैंसर हो सकता है और डीएनए डैमेज हो सकता है, और हमारी आर्टरीज, जो खून हमारे हार्ट से ऑर्गन्स तक ले जाती हैं, उनकी आर्टरीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हैवी मेटल्स जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, कॉपर, लेड, निकल और टिन भी इसमें वेप में होता है, जो हमारे लिए कैंसर का कारण बन सकता है। इसके अलावा अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो इतने फाइन होते हैं कि नाक में बने हुए फिल्टर सिस्टम, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे जो, आपने देखा होगा कि हेयर्स प्रेजेंट है नाक के अंदर बारीक, उसके बाद साइनस है, यहाँ पर साइनस होते हैं ना, पढ़े हैं साइनस आपने, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस। ये सब क्यों है? नेचर ने डेवलप किए हैं कि जो हवा आप इनहेल कर रहे हैं उसके साथ कोई भी तो धूल का कण
और जो एयर आपके लंग्स तक पहुंच रही है उसका टेम्परेचर, ये साइनस है जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस में भी सांस ले रहे हैं तो आपके लंग्स में जो एयर पहुंच रही है वो 0 डिग्री सेल्सियस की नहीं पहुंचती, उसको वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं साइनस। तो ये अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स वो होते हैं जो इन हेयर्स को और साइनसिस को क्रॉस करते हुए लंग्स में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा 2-क्लोरोफिनॉल जैसे इन्फेक्टेंट्स इसमें होते हैं। निकोटीन के अलावा इसके अंदर प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो पेंट्स में यूज होता है, उनको फ्रीज नहीं होने देता, वो केमिकल इसके अंदर डला होता है। कार्सिनोजेंस वो केमिकल्स होते हैं जिससे कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एक्रोलीन जो एक तरह का हर्बिसाइड है जो फसलों पर छिड़का जाता है ताकि उसके अंदर कीड़े ना लगें। डाई इथाइल ग्लाइकोल। कैडमियम बेंजीन वो पार्टिकल है जो ट्रकों के और गाड़ियों के धुएं से निकलता है। साथ में फ्लेवरिंग एजेंट्स जो इसमें डाले जाते हैं जैसे सिनामोन, उसको वो फ्लेवर देने के लिए, वो बहुत खतरनाक होते हैं। ग्लिसरीन उसके अंदर यूज होता है ताकि उस वेपर फॉर्म में उस निकोटीन को कन्वर्ट किया जा सके। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। THC टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो मारिजुआना अगर इसके अंदर मिक्स है आपकी ई सिगरेट में तो ये रिलीज होता है। विटामिन ई एसीटेट जो आपके अंदर कर सकता है इंजुरी, जिसे इवैली बोलते हैं। इवैली के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बहुत विस्तार से, तो ध्यान से आप सुनते रहिए। क्या इफेक्ट होता है जैसे ही आप ई सिगरेट के थ्रू निकोटीन को इनहेल करते हैं? ब्लड में पहुंचते ही पहले 20 मिनट में निकोटीन जो बहुत ही भारी मात्रा में पहले ही इनहेलेशन से आपकी बॉडी में जाता है। नंबर 1 ब्रेन पर इफेक्ट होता है। निकोटीन आपको फील गुड कराता है, आपको अच्छा लगने लगता है। लंग्स के अंदर क्या प्रोसेस होती है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, शैलो हो जाती है, हल्की ब्रीदिंग हो जाती है, होता है डीप ब्रीथ, शैलो हो जाती है, फटाफट ब्रीदिंग आने लगती है। परमानेंट लंग डैमेज आपके अंदर कर सकता है। हार्ट के अंदर ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हार्ट के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिहेवियर में आपके चेंज कर देता है जिसमें आप लॉस कर देते हैं अपना कंट्रोल, सोचने की शक्ति खो देते हैं, कंसंट्रेशन आपकी नहीं हो पाती है, इम्यून सिस्टम को ये डैमेज करता है और पॉइजनिंग भी इससे हो सकती है यदि आप इसकी ज़्यादा मात्रा डेली ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पर डेथ भी हुई है ई सिगरेट पीने से और वेप का यूज़ करने से। क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी पे जब आप वेप का यूज़ करते हैं? हायर हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ओरल टेम्परेचर जो आपके माउथ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू आप इनहेल किया हुआ वेपर आप इनहेल कर रहे हैं। उसके अलावा SpO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड आपका ड्रॉप हो जाएगा। SpO2 सुना है आपने? SpO2 वो यहाँ पर एक चिमटी सी लगा देते हैं और उसके अंदर रीडिंग आती है कितने % हो गया है। दैट मेजर्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड। इसके अलावा आपके मूड को बूस्ट करता है, आपके डिप्रेशन को कम करता है, आपकी इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करता है, आपकी कंसंट्रेशन को कुछ समय के लिए तो वो बढ़ा देता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी बढ़ा देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके यूज़ काफ़ी घातक हो सकते हैं। प्रोड्यूस सेंस ऑफ वेलबींग, आपको अच्छा लगने लगता है, मैंने बताया। भूख आपकी कम कर देता है ये वेप। 18 साल से कम उम्र के बच्चों या लोगों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ये वेप बहुत ही खतरनाक है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, हैव यू हर्ड अबाउट ट्राइमेस्टर्स? 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 9 महीने की प्रेगनेंसी को 3-3 महीने के ट्राइमेस्टर्स में बांटा गया है। पहला ट्राइमेस्टर और आखिरी ट्राइमेस्टर ऐसा सेंसिटिव टाइम होता है कि अगर फीटस तक, बच्चे तक कोई भी ऐसी चीज़ या केमिकल पहुंचती है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है तो बर्थ के टाइम पर कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं या आफ्टर बर्थ उसको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी ये बच्चों में हो सकती है। जैसे अगर 3 या 4 साल का या 5 साल का बच्चा उस लिक्विड को पी ले तो वो उसकी डेथ हो सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वेपिंग के? ये तो थे शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वेपिंग। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वेपिंग? दैट आर अस्थमा। अगर आप नॉर्मल हैं तो आपके अंदर अस्थमा हो सकता है। अगर आपको अस्थमा पहले से है तो आपके अस्थमा को और बिगाड़ सकती है वेपिंग। लंग स्केरिंग, जो इसके अंदर एक केमिकल है डाई एसिटाइल, वो ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिट्रेंस आपको यहाँ कर सकती है। ये टर्म थोड़ी सी टेक्निकल है, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिट्रेंस, जिससे होता क्या है कि आपकी जो लंग्स की एल्वियोलाइज हैं, सुना है एल्वियोलाइज होती है लंग्स के, जैसे ही लंग्स से एयर जाती है ब्रोंकस से होते हुए, उसके बाद स्मॉलर ब्रांचेस बनती जाती हैं, एल्वियोलाइज में एयर जाती है तो वो एल्वियोलाइज फूल जाती है और जैसे ही हम एयर एक्सहेल करते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं। लेकिन ये जो केमिकल है डाई एसिटाइल,
ये उन जो एल्वियोलाइज हैं उनको फुला कर ही रख देता है और वहीं उसी पोजीशन पर रख देता है, जिससे उनकी जो अपीयरेंस है वो पॉपकॉर्न जैसी हो जाती है। आपने कभी भुनी हुई मक्की देखी हो, पॉपकॉर्न खाए हो, तो ऐसी वो एल्वियोलाइज हो जाती हैं, जिसको पॉपकॉर्न लंग डिजीज़ भी बोला जाता है। इसके अलावा ऑर्गन डैमेज, आपके कई तरह के ऑर्गन्स जैसे लीवर, हार्ट, ब्रेन और लंग्स डैमेज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो निकोटीन है आपकी आर्टरीज़ को नैरो कर देता है, और आर्टरीज़ नैरो होंगी तो ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स में कम होगा। ब्लड सप्लाई कम होने से उस ऑर्गन में नेक्रोसिस या डैमेज डेवलप हो सकता है। इवैली जो मैं आपको बता रहा था उसकी फुल फॉर्म होती है ई सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट यूज एसोसिएटेड लंग इंजुरी। ये लेक्चर पूरा रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, जिससे कि आप ये रिकॉर्डेड मैसेज जो फेसबुक पर अपलोड होगा सोशल मीडिया चैनल्स पर, उस लिंक को लेकर आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच और उसको दोबारा सुन भी सकते हैं। और ये सारा पेपर रिसर्च पेपर्स से लिया गया है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिफोर्निया, ये वहाँ के रिसर्च पेपर से इन्फॉर्मेशन है जो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। एडिक्शन, निकोटीन जब भी आप यूज़ करते हैं वेपिंग से तो आपको एडिक्शन हो सकती है। सिगरेट स्मोकिंग आप शुरू कर सकते हैं। शुरू तो ये किया गया था कि सिगरेट स्मोकिंग को छुड़वाने के लिए वेपिंग, लेकिन कई बच्चे या कई लोग जो वेपिंग शुरू कर देते हैं वो अल्टीमेटली सिगरेट स्मोकिंग पर आ जाते हैं। उनको लगता है कि जब मैं वेप कर सकता हूँ, जब मैं वेपिंग कर सकता हूँ तो मैं सिगरेट भी पी सकता हूँ। तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी हैबिट ऑफ डेवलपिंग सिगरेट स्मोकिंग। सेकेंड हैंड एक्सपोजर, वैसे तो वेप करते हुए सेकंड हैंड एक्सपोजर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं बीड़ी पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, तो उसका धुआं अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो ये अगर उसको इनहेल कर देगी पास बैठी है तो इसको सेकंड हैंड एक्सपोजर बोलते हैं। वैसे तो वेपिंग में सेकंड हैंड एक्सपोजर नहीं होता क्योंकि वेपर्स डायरेक्टली हमारे अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई कोई व्यक्ति वेप ड्रग के साथ मैरिजुआना मिक्स कर रहा है, एक तरह का और ड्रग होता है, तो उसके ऐसे वेपर्स बनते हैं जो पास वाले व्यक्ति को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड हैंड एक्सपोजर से भी दूसरे व्यक्ति को इसका नुकसान हो सकता है। एक्सप्लोजन, इसके अंदर जो बैटरी डलती है, मैंने बताया ना आपको कि इस डिवाइस में एक बैटरी होती है जिससे इलेक्ट्रिकल सर्किट से निकोटीन इनहेल करते हैं आप, उसके वेपर्स बनते हैं, तो वो बैटरी बर्स्ट हो सकती है। जैसे आपने कई न्यूज़ सुनी होगी, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में हुआ धमाका, मोबाइल फ़ोन की बैटरी फटी, फलाने को चोट लगी, फलाने की डेथ हुई। तो दैट एक्सप्लोजन कैन आल्सो हैपन इन दिस ई सिगरेट। कैंसर की बीमारी आपको इससे हो सकती है। अब मैं आपको इवैली के बारे में बताता हूँ जो आपने कभी नहीं सुना होगा। ये शॉर्ट फॉर्म है ई सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट यूज एसोसिएटेड लंग इंजुरी की, और इसके अब तक 68 मामले ऐसे आए हैं पूरे वर्ल्ड में। 2021 तक की रिपोर्ट है ये, जिसमें इवैली से लोगों की मृत्यु हुई है, 68 लोगों की, और सभी लोग 35 साल से कम उम्र के थे। और इसके अंदर THC नाम का केमिकल जिनकी वेप्स में था उनको ये हुआ था। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? लक्षण: खांसी होना, सांस का छोटा होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, फीवर, बुखार होना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, डायरिया, दस्त लगना, स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, और फास्ट हार्ट बीट, दिल की धड़कनों का बढ़ना। कई केसेस में ये फैटल भी हुई है, जान चली गई है इसका। मैंने जैसे आपको बताया 68 लोगों की। वेपिंग एंड योर हार्ट, जैसे ही आप वेप को इनहेल करते हैं, दैट निकोटीन ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन। सुना है एड्रीनलिन? बोर हो रहे हो क्या? दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, जिनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट। तो वेपिंग एंड योर ब्रेन, जो ये वेप है ये आपके ब्रेन की थिंकिंग स्किल्स पर इफेक्ट डाल सकती है, जिससे आपको डिप्रेशन और शीजोफ्रेनिया तक हो सकता है। शीजोफ्रेनिया सुना है आपने? और जो इस वेप में केमिकल होता है एक्रोलीन, जो फसलों पर छिड़का जाता है कीड़ों से बचने के लिए, वो लंग्स पर ऐसी इंजरी करता है कि आपको COPD तक हो सकता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। वेपिंग एंड इम्यून सिस्टम, वेपिंग बहुत ज़्यादा बुरी है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। अगर आप सेकंड हैंड आपको एक्सपोजर हो रहा है वेपिंग से, तो आपके ऐसी ई सिगरेट्स जो केमिकल कॉकटेल से बनी हुई होती हैं, उससे आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है। कैसे पहचाने कि आप वेप के एडिक्ट हो चुके हैं? ठीक है जी, मैं सिगरेट छोड़ना चाह रहा हूँ या मैंने क्यूरोसिटी से वेपिंग शुरू कर दी है, कैसे पता लगेगा दैट आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू दैट वेपिंग? कैसे पहचान पाऊंगा मैं कि मैं वेप के बिल्कुल नशे में डूब चुका हूँ या मेरे अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे? अगर मैं वेप छोड़ दूंगा तो मेरे अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे। कैसे पता लगेगा? अगर आप वेप करते हैं और अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे मैं वेप छोड़ना चाह रहा हूँ,
लेकिन फिर भी मैं डेली उसको पी रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे अंदर एडिक्शन डेवलप हो चुकी है। अगर मैं इरिटेट हो रहा हूँ या मेरे अंदर एंग्जाइटी डेवलप हो रही है, घबराहट हो रही है और मैं इरिटेट हो रहा हूँ जैसे ही मैंने वेप छोड़ दी, तब मैं इसका मतलब एडिक्ट हो रहा हूँ। अगर मेरी थॉट्स, अगर मेरी सोच ख्वाबों ख्यालों में सारा दिन वेपिंग ही रहती है, मैं किसी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं उसका एडिक्ट हो चुका हूँ। अगर वेप ना मिलने में अगर मुझे कोई मुश्किल आ रही है और मेरी डेली एक्टिविटीज़ में वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, जैसे स्कूल जाने में या पेरेंट्स से बातचीत करने में या अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, इसका मतलब मैं वेप का एडिक्ट हो रहा हूँ। अगर आप वेप छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब मैं एडिक्ट हो चुका हूँ। अगर मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ वेपिंग यूज़ करते हुए, कि मुझे लगता है कि मेरा खुद पर काबू नहीं है जब भी मैं वेप यूज़ करता हूँ, दैट मीन्स आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू वेप। अब इसके विड्रॉल सिम्टम्स क्या आएंगे? कोई व्यक्ति नशा क्यों नहीं छोड़ पाता है? क्योंकि जैसे ही उससे नशे को छुड़वाया जाता है, अगर किसी व्यक्ति की नशे की आदत छुड़वाएंगे तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स दो तरह के होते हैं, फिजियोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स एंड साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स। फिजियोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो आपकी फिजिकल ऑर्गन्स या बॉडी शो करती है, और साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स वो होते हैं जो आपके माइंड में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। जैसे अगर आप शराब छोड़ दें तो सिर में तेज़ दर्द होना, बॉडी में अकड़न होना, ये विड्रॉल सिम्टम फिजियोलॉजिकल हैं। आपको 1 के 4 दिखाई देना या आपकी कंसंट्रेशन ना बनना, वो साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स हैं। आप सुनिए ध्यान से कि वेपिंग अगर आप छोड़ते हैं और 2-3 दिन के बाद कौन से विड्रॉल सिम्टम्स आपके अंदर आने लगते हैं। इंटेंस क्रेविंग फॉर निकोटीन, आपके अंदर तलब होने लगेगी कि मुझे तुरंत निकोटीन दी जाए। टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, कंपकंपी होने लगेगी हाथ और पैरों में। स्वेटिंग, पसीना आने लगेगा। नोजिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, उल्टी आने का मन, या फिर पेट में जिसे कहते हैं क्रैम्पिंग, क्रैम्प्स हो जाते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, उस तरह की क्रैम्पिंग हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। गैस फॉर्मेशन इन स्टमक हो सकती है। हेडेक, तेज से दर्द होगा। कफिंग, आपको खांसी होने लगेगी। सोर थ्रोट, गले में दर्द होने लगेगा। इंसोम्निया, नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, आप चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एंग्जाइटी, आपको घबराहट होने लगेगी। इरिटेबिलिटी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। डिप्रेशन, आपको अवसाद हो जाएगा। वेट गेन, आपको वेट जो है वो बढ़ने लगेगा। डिप्रेस्ड मूड, आप सारा दिन उदास रहने लगेंगे। ट्रबल स्लीपिंग, आपको नींद आने में दिक्कत होने लगेगी। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज्ड हंगर, आपको भूख ज़्यादा लगने लगेगी। हार्ट रेट आपका कम हो जाएगा, स्लोअर हार्ट रेट। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आपके विड्रॉल सिम्टम्स और बढ़ जाएं? What are the complications associated with the nicotine withdrawal that can exceed or increase with the elapsing time? बोर हो रहे हो क्या? इससे आपकी भूख इतनी बढ़ जाएगी कि आपका वेट आपकी हाइट के प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेंटल हेल्थ चेंजेस हो जाएंगे जिससे कि आप मेजर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आप सुसाइड टेंडेंसी तक जा सकते हैं। सोर थ्रोट और ड्राई माउथ इतना बढ़ सकता है आपको कि आपको टॉन्सिलाइटिस तक के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हेडेक अगर आपको है तो आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल या डिक्लोफेनेक ले सकते हैं। डिफ़िकल्टी स्लीपिंग अगर आपको होने लगेगी तो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, बेड लाइफ है, वो डिस्टर्ब होगी। कंसंट्रेशन अगर आपकी बिगड़ेगी तो आपकी एकेडमिक, प्रोफेशनल, मैरिटल एंड सोशल लाइफ प्रभावित होगी। अब ठीक है जी, मैं एडिक्ट भी हो गया, मैं इस स्टेज पर पहुंच गया कि वेपिंग शुरू करने से लेकर, शौकिया तौर पर वेपिंग शुरू करने से लेकर मैं उसका पूरी तरह से आदी बन चुका हूं। अब क्या ट्रीटमेंट है, क्या करूं भाई, मैं तो बन गया, आदी हो गया, एडिक्ट हो गया वेपिंग। स्टे हाइड्रेटेड। अगर आप वेपिंग का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो पहली बात अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए और हाइड्रेटेड रहिए, क्योंकि अगर आप वेप छोड़ते हैं तो वन ऑफ द सिम्टम्स इज गेटिंग थर्स्टी, डिहाइड्रेशन। तो आप ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे, आप स्लीप ज़्यादा से ज़्यादा लें, ईट हेल्दी स्नैक्स, आप अच्छा खाना खाएं, गेट सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबसे बड़ी गलती जो हम जीवन में करते हैं, पहली बात तो हम गलतियों पर गलतियाँ ही करते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। दूसरी बात, हम गलती मानते नहीं हैं अपनी, अगर हम गलती कर देते हैं। तीसरी बात, जब हम गलती मान भी लेते हैं, हमें उस बात का एहसास हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम उससे किसी से डिस्कस नहीं करते, हम छुपाते हैं, और यही कारण है कि दूसरे लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। हाउ टू क्विट वेपिंग व्हेन यू फील रेडी। सबसे पहली बात, अगर आपको वेपिंग कम करनी है, धीरे धीरे छोड़नी है, तो अपने लिक्विड में, जो उस लिक्विड आप उसमें डाल रहे हैं अपने सिगार के डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, धीरे धीरे उस लिक्विड को कम करते जाएं।
एक्सटेंड टाइम बिटवीन वेपिंग। अगर मैं हर 10 मिनट में, हर 1 घंटे में पहले वेपिंग यूज़ करता हूँ, तो कोशिश करो कि अभी मैंने वेप किया, उसके 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वेप करूँ, तो धीरे धीरे उस हैबिट से मैं बाहर निकल सकता हूँ। सेट रूल्स फॉर यूर सेल्फ, अपने लिए रूल्स बनाइए। हालांकि हम जो रूल्स बनाते हैं, हम दूसरों के लिए बनाते हैं, अपने ऊपर हम रूल्स बनाते ही नहीं, है ना। दूसरे के लिए तो हमें कह देते हैं तूने वहाँ नहीं जाना, तूने उससे नहीं मिलना, तूने उससे नहीं बात करनी, लेकिन खुद के ऊपर है अपना कोई कंट्रोल। सो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल हैव कंट्रोल ऑन यूर सेल्फ। अब कैसे विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज किया जाए? अगर आपको अर्ज है, क्रेविंग है स्मोक करने की, साइलेंस। अगर आपको अर्ज है, क्रेविंग है स्मोक करने की, तो उस दौरान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप दूसरे काम में अपने मन को लगाएं। अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं, ग्राउची हो गए हैं, अपसेट हो गए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, लंबी सांस लेनी है। मेडिटेशन पर जब मेरा लेक्चर होता है 2.5-3 घंटे का, तो सब यही पूछते हैं कि कैसे करें मेडिटेशन। अगर आपके माइंड में कोई भी टेंशन है, सिर्फ वेप की नहीं, कोई भी, तो सबसे आसान तरीका अपने माइंड को शांत करने का है डीप ब्रीदिंग। उससे कई फायदे हैं। नंबर 1, आपके माइंड में नेचुरली डोपामिन प्रोड्यूस होने लगता है। और नंबर 2, जब भी आप डीप ब्रीथ लेते हैं तो आपके माइंड को सोचने का मौका मिलता है। और ज़्यादातर जो हम गलत काम करते हैं या गुस्सा करते हैं, एग्रेशन करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम मोमेंटरली वो डिसीजन ले लेते हैं। जब आप डीप ब्रीथ करते हैं, सो योर माइंड गेट्स टाइम to think that what kind of decision you are going to take and what will be the effect of that decision in future। मैं जितनी बार भी जेल जाता हूँ, वहाँ कैदियों की काउंसलिंग करता हूँ, उनकी दवाइयाँ लिखता हूँ, हर एक व्यक्ति ने जो क्राइम किया होता है, मैक्सिमम व्यक्तियों ने या तो नशे में किया होता है। एक व्यक्ति मिला मुझे, उसने अपनी वाइफ और बच्चों को सिर पर पत्थर मारकर उनके सिर कुचल दिए, उनको मार दिया। तो मैंने कहा कि आपको नहीं होश था उस टाइम जब व्हेन यू आर मर्डरिंग योर वाइफ एंड योर चाइल्ड? ही सेड दैट आई वाज ड्रंक, मैंने शराब पी रखी थी, मुझे कुछ होश नहीं था। या फिर किसी ने किसी को गोली मार दी जी, मैं 4 किले उसके नाम मारे थे, एक मेरे नाम मारा था, मैंने कहा आज जियो खेत में, तू भी आज जियो, ठीक है। तो मोमेंटरी लड़ाई में उसने अपनी पूरी लाइफ खराब कर ली। कई बार हम ऐसी चीज़ों में भी पड़ जाते हैं जिससे हम एक बार पड़ तो जाते हैं, हम निकलना भी चाहते हैं उससे, लेकिन निकल नहीं पाते बिकॉज वी हैव गॉट एडिक्टेड। तो डीप ब्रेथ लीजिए, तो यू विल फील रिलैक्स ऑल्सो एंड यू विल गेट टाइम टू थिंक ऑफ योर डिसीजंस। फीलिंग जंपी एंड रेस्टलेसनेस, अगर आपके अंदर रेस्टलेसनेस हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, कहीं घूम कर आइए, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, जिससे आपकी बॉडी डिस्ट्रैक्ट भी होगी, डोपामिन लेवल भी इंक्रीज होगा और आप वेपिंग से बचेंगे। हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, अगर आपको विड्रॉल सिम्टम्स नींद ना आने के कारण हो रहा है, तो अपने खाने में या पीने में अगर आप कैफ़ीन का यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी हमारी ये टी, कॉफ़ी, ब्लैक टी, आइस टी, बेड टी, मॉर्निंग टी, इवनिंग टी, वट एवर टी इज़ देयर, इन सभी के अंदर कैफ़ीन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल लड़के और लड़कियां वो ग्रीन टी पीने लगे हैं, ये कि भाई हम पतले होंगे इससे। जो कैफीन ग्रीन टी के अंदर होता है, लिसन टू इट, इट्स वेरी सीरियस मैटर, वो आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, वो आपके हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट को इतना इंक्रीज कर देता है जिससे कि आप परमानेंटली एंग्जाइटी की स्टेज में रहने लगते हैं। कई लोग क्या है, ग्रीन टी पीकर या कैफीन रिच जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं पतले होने के, कि वो कैप्सूल खा लिया उससे फैट बर्न हो गया, उन सब में कैफ़ीन इतना ज़्यादा होता है। कई लोग तो जिम में दौड़ने लगते हैं कैफ़ीन और ग्रीन टी पीकर, जिस वजह से सबसे ज़्यादा खबरें जो आने लगी हैं, जिम में दौड़ते हुए हार्ट फेल हुआ, उसको हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ। दिस इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस सम ऑफ द सप्लीमेंट जो हमें पता भी नहीं है। कई लड़कियों में ऐसी स्टेजेस आ रही हैं, ऐसे बीमारियां आ रही हैं, आपको पता ही नहीं है कि जो आप डेली यूज़ की चीज़ें हैं उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरा अलग से लेक्चर है जिसमें कि मैं ये बताता हूं कि जो लड़कियां स्किनी जीन्स पहनती हैं, टाइट जीन्स पहनती हैं, टाइट अंडरगारमेंट्स पहनती हैं, उनको किस किस तरह की डिजीज़ हो रही हैं। 40 मिनट्स का लेक्चर है मेरा, कभी मेरे को मौका मिला तो मैं ज़रूर दूंगा आपको। तो कई बार हमें पता ही नहीं होता कि जो हम डेली यूज़ की चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, वही हमारी इल हेल्थ का कारण है। हम डॉक्टर्स के चक्कर काटते रह जाते हैं, हमें कारण नहीं पता लगता, बट वो डेली लाइफ, जीन्स में ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं कि आपकी बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओके, हैविंग हार्ड टाइम ऑन कंसंट्रेटिंग, अगर आपको कंसंट्रेट करने की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोशिश कीजिए कि किसी फ्रेंड से बात कीजिए, किसी रिलेटिव से बात कीजिए जो कि आपको इस बारे में काउंसलिंग कर पाएगा। फीलिंग हंग्रियर, अगर आपको भूख लगने लगी है विड्रॉल सिम्टम्स के तौर पर, तो उस वेट गेन से बचने के लिए अपने स्नैक्स को स्मार्ट रखिए, एक्टिव रहिए और
फोकस ऑन यूर ईटिंग, दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर ईटिंग, और लेस सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो कम से कम खाइए ताकि आपके अंदर मोटापा ना बढ़े। अगर आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो कनेक्ट विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के बीच रहिए, एंटरटेन कीजिए अपने आप को, अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी मूवीज़ देखिए, टॉक विद ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर सब कुछ करने के बाद भी जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई आप वेप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, देन कॉन्टैक्ट टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर का मतलब है क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट। आज हमें जब भी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? जो पास में एक कमरे में बैठकर झोला छाप डॉक्टर बैठा होता है और उसको कहते हैं जी हमें उल्टी आ रही है, हमें बुखार हो रहा है। वो फटाफट आपको एक इंजेक्शन घोल कर लगा देता है और साथ में आपको कुछ पुड़िया बांध कर दे देता है। वो इंजेक्शन भी खतरनाक है, वो नीडल भी खतरनाक है, वो सिरिंज भी खतरनाक है, वो टैबलेट्स भी खतरनाक हैं, बिकॉज दे आर कंटेनिंग स्टेरॉइड्स। सबसे ज़्यादा काला पीलिया और HIV एड्स इन्हीं लोगों की वजह से फैल रहा है अपने कलायत बेल्ट में और अजोन बेल्ट में, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू दिस क्वैक्स। अब कैसे डिस्पोज करना है उन डिवाइसेस को जिससे आप वेपिंग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बैटरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिस्पोज करने के लिए रूल्स हैं, वैसे ही वेप के डिवाइसेस को भी आपने सही से डिस्पोज करना है। अदरवाइज मैम आप बैठ जाइए प्लीज, अदरवाइज 5 मिनट्स। अगर वेप के डिवाइस को आप अनकंट्रोलेबली या इनजुडिशियली डिस्पोज करेंगे तो लिथियम बैटरी फट सकती है और वो दूसरे वाटर बॉडीज़ को भी कंटेमिनेट कर सकती है। जो केमिकल्स हैं वो वाटर में एंटर कर सकते हैं, इसलिए अपने वेप डिवाइस को ठीक से आप डिस्पोज ऑफ करें। हेल्थ रिस्क्स क्या हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? हार्ट अटैक, गम्स डिजीज़, मसूड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं, लंग्स डिजीज़, फेफड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, परमानेंटली हाइपरटेंशन रह सकती है ऐसे व्यक्ति को। अब ये तो वो चीज़ें थी कि कैसे आपने अपनी करिकुलम से वेप की एडिक्शन को दूर करना है। अब वो दवाइयाँ, अब मान लो कोई ठीक ही नहीं हो रहा अपने शेड्यूल से भी, या फिर अब जैसे सिगरेट छुड़वाने के लिए वेप आया, अब वेप को छुड़वाने के लिए भी कुछ आया हुआ है। शराब छुड़वाने, स्मैक छुड़वाने के लिए बुप्रीनॉर्फिन आई, तो बुप्रीनॉर्फिन को छुड़वाने के लिए भी नई दवाई आई। तो वेप को छुड़वाने के लिए जो हमारे पास 3 तरह के ट्रीटमेंट प्लान्स या थेरेपीज़ अवेलेबल है। नंबर 1 निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें ऐसी ड्रग्स होती हैं कि हम उसकी जगह उसको ऐसे अल्टरनेट्स देते हैं जिससे निकोटीन रिप्लेस हो जाता है और धीरे धीरे हम उसका वेप छुड़वा देते हैं। नंबर 2 वेरेनिक्लीन। वेरेनिक्लीन ऐसी टैबलेट है जो चेंटिक्स के नाम से, ट्रेड नेम से आती है। उससे भी सिगरेट भी छोड़ी जा सकती है और ये वेप भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है जो निकोटीन से बाइंड होकर आपके माइंड को सिग्नल भेजती हैं। नंबर 3 ब्यूप्रोपियोन। ब्यूप्रोपियोन एक ऐसी ड्रग है जो आपकी वेप को छुड़वा सकती है। तो ये था वेप के ऊपर मेरा लेक्चर। थैंक यू।